हाँ, विंड प्रेशर ऑन वॉल एंड चिमनी। देखो चिमनी अगर हो गया तो वो एक कॉलम कॉलम की तरह ही हो गया है ना। चिमनी आप लोग देखते ही होंगे, आप कहीं गुजरते होंगे रास्ते से तो दिखता होगा चिमनी, तो वो क्या है, कॉलम ही है। तो तो विंड प्रेशर ऑन वॉल एंड चिमनी हम लोग देखेंगे, तो चिमनी या कॉलम भी बोल सकते हैं ना, वो कॉलम के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये अपने जो चिमनी होते हैं या कोई भी लॉन्ग कॉलम है, तो वो विंड प्रेशर के लिए काफ़ी, मतलब विंड प्रेशर उनके लिए काफ़ी दिक्कत करता है। जो काफ़ी तेज़ हवा काफ़ी प्रेशर के साथ जो बहता है, तो उनके मतलब जो सरफेस एक्सपोज होता है तो उस पर वो लगाता है, और वो उसके वो जो विंड फोर्स है वो उनके बेस पे काफ़ी बड़ा मोमेंट लगाता है। और उस मोमेंट की वजह से होता है क्या, होता है कि उसके बेस के एक उस साइड जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, और जिस साइड विंड अप्लाई हो रहा है उस साइड टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। उसका चांस होता है कि वो क्रैक करके वो या तो गिर भी सकता है ना। तो ये जो विंड है वो चूँकि उसके बेस पर मोमेंट लगाता है, तो बेस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, तो उसका नेचर दोनों होगा, एक साइड में कंप्रेसिव होगा, एक साइड में टेंसाइल होगा, है ना। तो जो टेंसाइल नेचर का जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो काफ़ी डेंजर होगा इसके लिए, है ना। तो वो हमारा इंटरेस्ट होगा। फिर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे डेवलप होंगी, ऊपर से तो कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन इसका अपना सेल्फ वेट बहुत हाई होता है। तो सेल्फ वेट भी एक उसके ऊपर लग रहा फोर्स ही है ना। तो इसका वेट जो होगा वो डायरेक्ट लोड होगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, उसका साथ सेल्फ वेट बटा उसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो मोमेंट की वजह से होगा। वो मोमेंट कैसा होगा, विंड प्रेशर के वजह से जो मोमेंट लग रहा है। आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें एक चिमनी है जो दिखा रहा है कि ये एक चिमनी है ना। उसका ये सेक्शनल व्यू दिखा रहा है, सेक्शन करके इसका इस सामने से लिया हुआ ये है। ये कोई हॉलो चिमनी है तो हॉलो ही होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कॉलम होगा कोई, अगर कॉलम वाला केस लेंगे तो वो हॉलो नहीं होगा, लेकिन चिमनी को यहाँ पे दिखाना था इसलिए इसको हॉलो दिखाया हुआ है। इसका सेक्शन कैसा भी हो सकता था, है ना। अभी ये हॉलो दिख रहा है तो ठीक है, ये हॉलो है मान लेते हैं। तो इसका अपना वेट तो अप्लाई हो रहा है, ये डब्लू है ना, ये दिख रहा है। और इधर से ये विंड प्रेशर लग रहा है रेगुलर ऐसे। तो कोई एक फोर्स होता होगा ना, जो ये प्रेशर है, प्रेशर गुना ये जो तो सामने का जो भी एरिया होगा, तो उस प्रेशर गुना एरिया कर देंगे तो एक फोर्स अप्लाई होने लगेगा ना इस पर, यहाँ पे ये फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसके बेस पे, ये इसका बेस है, इस पर एक मोमेंट लगा देता है इतना। तो मोमेंट कितना होगा, ये फोर्स गुना ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये फोर्स गुना ये डिस्टेंस, तो इतना इस सेक्शन के अबाउट जो है ये फोर्स मोमेंट लगा देता है। तो इस फोर्स के मोमेंट की वजह से इसका ये जो पोर्शन है यहाँ पे बेस की इस तरफ तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, लेकिन इस साइड क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस होगा। इस साइड जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वह टेंसाइल होगा, और इधर कंप्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर वही मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालेंगे। इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस इसके अपने लोड की वजह से होगा, तो वो अपने वेट की वजह से होगा, तो वो W/A हो जाएगा, वेट बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बेंडिंग स्ट्रेसेस फिर वही फॉर्मूला होगा M/Z, है ना, M/I इंटू वाई या M/Z। यहाँ पे M होगा ये F गुना ये दूरी। अब देखो ये जो विंड है, तो ये विंड फोर्स जो है रेगुलरली समान रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक लगता है। तो हम मानते हैं कि इसका जो टोटल जितना भी हाइट होगा, ये H हाइट है ना, तो ये जो फोर्स है वो H/2 पे लगेगा, है ना, ये H/2 पे लगेगा। तो M हो जाएगा हम लोग का, M जो हो जाएगा वो होगा F इंटू H/2 के बराबर हो जाएगा। अब है ना, F क्या है, F है वो विंड का प्रेशर गुना सामने उसके जितने एरिया पे वो लग रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसका एरिया जो है हमेशा एक समान नहीं होगा, मतलब कभी वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, अगर सर्कुलर है तो सामने जो इस एरिया पे विंड लग रहा है वो सर्कुलर भी हो सकता है, या कोई और भी शेप हो सकता है ना। तो इसलिए हमेशा ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली पी फोर्स इक्वल टू हम P इंटू एरिया नहीं लिखते हैं, एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, KPA लिखते हैं। एक कांस्टेंट है जो उसके शेप पे जिसके सामने इस पे जिस सरफेस पे लोड लग रहा है, विंड फोर्स लग रहा है, विंड प्रेशर लग रहा है, उसका सरफेस कैसा है उस पर भी फोर्स डिपेंड करेगा। तो ये K जो है सर्कुलर के लिए 2/3 ले लेते हैं, और रेक्टेंगुलर के लिए 1 ले, ये हम आगे लिखा हुआ होगा देख लेंगे आप हम लोग, ठीक है ना। तो जनरली फोर्स तो P इंटू ए एरिया होता ही है। यहाँ पे K कांस्टेंट ले लेंगे जो कि किस सरफेस पर लग रहा है, सरफेस क्या शेप डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम लोग को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सिग्मा बी जो होगा उसका एम बाई जेड होगा, और इसका सिग्मा नॉट जो होगा उसका डब्ल्यू बाई ए होगा। तो इसमें भी मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी कर देंगे, डब्ल्यू बाई ए माइनस एम बाई जेड। और सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा कि सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, डब्ल्यू बाई ए प्लस एम बाई जेड कर देंगे, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। और इसमें भी जिस एक्सिस के अबाउट होगा वो एक्सिस ये है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये सब कुछ हो रहा है, वो एक्सिस ये एक्सिस है, ऐसे लग रहा है ना लोड। तो इसे इस एक्सिस के अबाउट इस साइड कंप्रेसिव हो रहा है, इस साइड टेंसाइल हो रहा है ना। तो हमेशा जो हम आई निकालेंगे या जेड निकालेंगे वो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, चाहे वो सेक्शन ये रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या ऑलो रेक्टेंगुलर हो या हॉलो सर्कुलर हो, जैसा भी हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि एफ इक्वल टू के पी ए होगा। यहाँ पे के जो है शेप कांस्टेंट है, कैसे शेप लोड लग रहा है। पी जो है ये इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर है कि विंड का प्रेशर कितना है, और ए जो है जितने एरिया पे लग रहा है। तो वो एरिया जो होगा, ये जो एरिया है वो प्रोजेक्टेड एरिया है कि कितने सामने में कितना एरिया उसको दिखेगा, मतलब कि फ्रंट व्यू में जो एरिया बनता है ना वो, जैसे कोई सर्कुलर चीज़ है तो उसका जो फ्रंट व्यू देखोगे तो उसका एरिया जो आपको दिखेगा उसके डायमीटर गुना हाइट के बराबर दिखेगा। तो हम लोग एरिया उतना ही लेंगे, डायमीटर गुना हाइट, और कर्व में जो एरिया है उसका वो नहीं लेंगे हम लोग, है ना। उसके सामने जो हम लोग को जितना दिखता है प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब जो प्रोजेक्शन में जितना दिखेगा उतना ही एरिया लेंगे। तो एरिया हो जाएगा इस केस में डायमीटर गुना हाइट। ठीक है ना। तो वो हम लोग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यही सब चीज़ समझाया होगा कि के क्या है। तो के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंट है, जो कि शेप पे डिपेंडेंट करता है, जो 1 होगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के लिए, लेकिन 2/3 होगा सर्कुलर के लिए। पी जो है इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर है ना। ये किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं हम लोग, वो इसके लिए लिख रहे हैं कि एफ इक्वल टू जो है जब लिखेंगे के पी इंटू ए, जनरली पी ए इंटू ए और प्रेशर गुना एरिया होता है, लेकिन के जो आ गया उसके लिए समझाना पड़ा। ठीक है। तो ये पी इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर है, ए जो है प्रोजेक्टेड एरिया है। ऐसा नहीं कि कोई कर्व एरिया है, वक्र एरिया है तो आप पूरा वक्र उसका एरिया निकालने लगी, वो नहीं। जितना सामने उसका प्रोजेक्शन पे जितना एरिया बनेगा वही लेंगे हम लोग, है ना। तो वो सर्कुलर के लिए डी इंटू एच हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू एच हो जाएगा, है ना। उसका जितना विड्थ था गुना हाइट, जो प्रोजेक्शन में उसको दिखेगा तो वो होगा। और मोमेंट जो होगा वो फोर्स गुना दूरी होगा, जो विंड फोर्स है, और बेस से उसका जो दूरी है जो हम लोग दिखा रहे थे कि h/2 उसके सेंटर में लग रहा है, तो m इंटू एफ एम इक्वल टू एफ इंटू h/2 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को देखिए निकल के, तब ये तो ऊपर बता ही दिए थे ऊपर की जो मैक्सिमम हो जाएगा वो सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी होगा, इसको पी लिख दिया है यहाँ पे। सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी होगा, सिग्मा नॉट डब्ल्यू बाई ए है, और ये एम बाई सिग्मा बी एम बाई जेड है। सिग्मा मिनिमम जो है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होगा, जिसमें ये डब्ल्यू बाई ए है, ये सिग्मा नॉट जो है डब्ल्यू बाई ए डायरेक्ट उससे जो अपने वेट की वजह से है, और ये जो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो गया है ना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, सिग्मा मिनिमम। अब इसके लिए देखिए एक प्रतीकात्मक ये दिखा दिए कि कैसा इसका मतलब एलिवेशन प्लान और स्ट्रेस डायग्राम इसमें कैसा दिखेगा, है ना। ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो उससे को मतलब ये बस समझिए कि ये एच है ना, ये जो है 6 है, ये एच है, इसका हाइट है, और ये जो है इसका विड्थ है ना, ये बी है मान लीजिए। तो इतना लंबा कोई कॉलम है जिसका एलिवेशन ये दिख रहा है हम लोग का, हाइट और उसका विड्थ दिख रहा है। तो उसका जो टॉप व्यू देखेंगे, मतलब प्लान जो देखेंगे उसका हम लोग, तो उसमें हम लोग को ये विड्थ जो है इसका 1.5 हो जाएगा, और जो है इसका ये डेप्थ जो है 4 मीटर है वो दिख जाएगा हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग इस जगह पे इसके बेस पे ही तो निकालते हैं ना। तो बेस में इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे अगर विंड प्रेशर ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो इधर कंप्रेसिव होगा और इधर टेंसाइल होगा, मतलब मिनिमम इधर होगा और इधर मैक्सिमम होगा। अगर विंड ऐसे लगा रहा होता, इधर साइड पे लगा रहा होता तो उल्टा होता, उधर कंप्रेसिव होता इधर टेंसाइल होता। तो अभी के केस के लिए जब इधर से ये लग रहा है, लोड इधर से लग रहा है, तो इधर मैक्सिमम होगा स्ट्रेस, मतलब कंप्रेसिव, और इधर मिनिमम होगा। इसलिए मैक्सिमम वाला यहाँ पे दिखा दिया है इधर इस साइड में, और मिनिमम यहाँ पे इस साइड। इस टाइप से हम लोग डायग्राम बना दिया करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से डायग्राम भी बना देंगे, उसका एलिवेशन भी बना देंगे, प्लान भी बना देंगे, डायग्राम भी बना देंगे। क्वेश्चन पूछता है तो निकालना बहुत ईजी है, सिंपल वही फार्मूला जो पहले देख रहे थे वही यहाँ पे भी लगेगा, बस पी डब्ल्यू जो आ जाएगा वो पी की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता है डायरेक्ट, बस उसका अपना वेट वर्क करता है।
ठीक है। और एम जो वहाँ पे पी इंटू ई होता था वो यहाँ पे एम हो जाएगा एफ इंटू एच बाई टू। ठीक है। अब वहाँ पे यहाँ पे एफ क्या है वो भी देख लीजिए, के पी ए के बराबर होगा। तो इस तरह से बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस ऑन द बेस ऑफ एन हॉलो सर्कुलर चिमनी। हॉलो सर्कुलर चिमनी है जिसका हाइट दिया हुआ है ना। हाइट 20 मीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर 5 मीटर, इंटरनल डायमीटर 4 मीटर एक्सटर्नल डायमीटर और 2 मीटर इंटरनल डायमीटर है ना। सारा दे ही दिया, कैपिटल डी स्मॉल डी दे ही दिया, हाइट दे ही दिया। तो हाइट दे दिया तो h/2 पे लोड लगेगा, है ना। और इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया है तो आई भी निकाल लेंगे, एरिया भी निकाल लेंगे हम लोग। और इसके सब्जेक्टेड टू विंड इंटेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर मीटर, पी भी दे दिया हम लोग को, है ना। पी दे दिया। स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल इस दे दिया चिमनी 22 किलो न्यूटन पर मीटर दे, स्पेसिफिक वेट दे दिया, मतलब वेट डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये वेट डेंसिटी है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हम लोग को निकालना होगा कि ये जो चिमनी है इसका अपना वॉल्यूम था कितना, तो वॉल्यूम से गुना कर देंगे इस वेट डेंसिटी से, तो टोटल वेट निकलेगा। इसमें वेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, कोई भी अगर ये है तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें बता रहा है कि कोई ये जो है चिमनी है जो मतलब इस इतना लंबा है, लंबाई दिया ही हुआ है, और ये हॉलो है ना। ये हॉलो है तो इसका जो टॉप व्यू दिखेगा तो इस टाइप का दिखेगा। और इसमें फोर्स जो है यहाँ गेप लगेगा h/2 पे, है ना, h/2 पे हाइट पे। तो ये f निकल जाएगा के पी ए के बराबर हो जाएगा, और f इंटू h/2 कर देंगे तो m हो जाएगा। लेकिन इसमें W नहीं, सिग्मा नॉट जो होता है W/A होता है, W नहीं बताया हुआ है। तो देखो W निकालने के लिए क्या किया है, ये वॉल्यूम ऑफ द चिमनी से ये जो दिया हुआ है, वेट डेंसिटी तो दिया ही हुआ है, उसमें वॉल्यूम से गुना कर दिया, क्योंकि वेट डेंसिटी होता है वेट बटा वॉल्यूम। वेट बटा वॉल्यूम गुना वॉल्यूम करिएगा तो वॉल्यूम कट जाएगा तो वेट निकल जाएगा। तो वेट डेंसिटी दिया हुआ है, इसे वॉल्यूम में गुना कर दिया। तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, ये हॉलो सर्कुलर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लीजिए, उसके हाइट से गुना कर दीजिए, इतना वॉल्यूम है इसका। वही इसने किया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना होता है हॉलो का, गुना हाइट से गुना कर दिया, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। और ये वेट डेंसिटी दिया हुआ था, इसे गुना कर दिया तो टोटल वेट इतना निकल गया। तो वेट इतना हो गया, तो सिग्मा नोट निकल गया, वेट बटा एरिया, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब सिग्मा बी निकालने के लिए, m/z निकालने के लिए पहले f निकाला उसने। तो ये सर्कुलर था तो k2/3 होगा, तो वो ले लिया उसने। p तो दिया ही हुआ था। एरिया जो होगा प्रोजेक्टेड एरिया होगा, मतलब सामने जो एरिया दिख रहा हो उसका एलिवेशन देखेंगे तो भले सर्कुलर है लेकिन दिखेगा तो वो ऐसे रेक्टेंगुलर ही। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर जितना था उतना उसका चौड़ाई दिखेगा, है ना। एक्सटर्नल डायमीटर इसका d था और ये हाइट, इतना एरिया उसको दिखेगा सामने से, तो d इंटू एच हो जाएगा, है ना। तो एरिया जो है d इंटू एच हो गया, तो वो d इंटू एच उसने लिख दिया। p इसका दिया हुआ है, f हो जाएगा के पी ए, तो k2/3, ये उसका p था, ये एरिया था, तो इतना आ गया। f निकल गया, m हो जाएगा f इंटू h/2, तो m भी निकल गया, तो सिग्मा b निकल जाएगा m/z हो के, है ना। तो अब देखिए m, तो m/z होता है, तो m तो निकल चुका है, अब z निकल रहा है। z निकालने के लिए z I/y होता है, सबसे पहले उसने I निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला उसने लगा दिया, तो I निकाल लिया, y d/2 होगा, है ना। कोई भी सेक्शन है ये, इससे इस एक्सट्रीम फाइबर की दूरी y क्या होता है, एक्सट्रीम फाइबर की दूरी होता है, कितनी दूरी होगी इसकी, इतनी दूरी ये d/2, है ना, कैपिटल d/2। तो वो उसने निकल यहाँ लिख दिया है y d/2। तो टोटल उसने आई को भी कैलकुलेट कर लिया, अब आई कैलकुलेट कर दिया तो z हो गया I/y, तो ये इतना निकल के आ गया। तो सिग्मा बी m/z होता है, तो m/z उसने ये निकाल दिया। तो इससे आपका मैक्सिमम सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी ऐड करके इतना आ गया, और मिनिमम इतना आ गया, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रेस डायग्राम भी वो बना सकता है, ऐसे करके खींच देगा। यहाँ पे कंप्रेसिव 530 है तो 530 ऐसे दिखा देगा। फिर जो है जो मिनिमम है वो भी कंप्रेसिव है लेकिन 300 समथिंग है, इतना होगा। इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर सारा ये ऐसे डायग्राम दिखा दीजिए। तो पूरे सेक्शन में ऐसे यहाँ से कंप्रेसिव घटता हुआ और सबसे लास्ट में सबसे और कम ये वैल्यू है यहाँ पे, वो 530 पॉइंट समथिंग है तो वो लिख दीजिए, और यहाँ पे 349 पॉइंट समथिंग है तो वो लिख दीजिए। इस तरह से बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत आसान है इसको बनाना, ऐसे मतलब क्वेश्चन को आपके पास जो बुक है उस जितने भी क्वेश्चन है सबको बनाइए, और फिर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं उन सबको बनाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत होती है, ठीक है।
ठीक है, तो अब सेकंड यूनिट आ जाएगा। तो हम लोग बनाइए, आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग के पास जो भी बुक हो गए उसके सारे क्वेश्चन को बनाइए जिस टॉपिक से पढ़ाया गया है, और जो भी दिक्कत होगा उसमें वो हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके।